सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एक कंसल्टिंग का क्या मतलब है? क्या वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी? क्या एडवाइस सीजेआई की बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर? फर्स्ट जजेस केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। सेकंड जजेस केस 1993 में कहा कि सीजेआई की एडवाइस बाइंडिंग होगी, लेकिन सीजेआई को खुद को कंसल्ट करना होगा दो सीनियर मोस्ट जजेस से। थर्ड जजेस केस 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवाइस बाइंडिंग तो है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना होगा। अब फोर्थ जजेस केस हुआ 2015 में। उसमें सरकार, वो बेसिकली इसलिए हुआ कि सरकार एनजेएसी लाई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। एंड सरकार ने ये कहा कि प्रेसिडेंट किसकी बात मानेंगे, सिर्फ सीजेआई और उनके मतलब जजेस की नहीं, बल्कि एक कमेटी की बात मानेंगे। एंड उस कमेटी में कौन होगा? उस कमेटी में जूनियर लॉ मिनिस्टर होंगे एंड 2 एमिनेंट पर्सन होंगे एंड सीजेआई और 2 जजेस। तो यहाँ पे बराबर की बात हो गई एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन आएगी वो प्रेसिडेंट को माननी होगी। नाउ द पॉइंट हियर इज कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ी लिटिगेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है कि उसमें जजेस कौन से होंगे, क्योंकि एमिनेंट पर्सन भी सरकार बताएगी एक तरह से। तो प्रैक्टिकली मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जैसी कुछ चीज़ रह नहीं जाएगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फोर्थ जजेस केस में एनजेआईसी को खारिज कर दिया, सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है जजेस की, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉ बना के। ठीक है, जैसे पिछले साल या 1-2 साल पहले सरकार पार्लियामेंट ने लॉ बना के पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ 31 थी, फिर 34 कर दी, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। लेकिन हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होगी ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दी थी, इनिशियली 7 थी, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना के उसको इंक्रीज कर सकती है। अगर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना है तो वही सेम चीज़ होती है कि कोलिजियम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, बट पॉइंट ये रहता है कि साथ में कोलिजियम विल और सीजेआई विल ऑल्सो कंसल्ट द 2 चीफ जस्टिस। जिस हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस में किया जा रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सीजेआई को कंसल्ट करना होता है। किस बेसिस पर ट्रांसफ़र किया जाता है? एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है प्रीलिम्स के लिए वो ये है कि प्यूनिटिव मेजर की तरह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर आपने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर जज है इंडिया में, लेटेस्ट से तमिलनाडु के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर या हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको हमें पनिश करना है तो हमने उसको मेघालय भेज दिया। हालांकि ऐसा किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले, बट ऑफिशियली आप ये नहीं कहोगे कि हम उसको पनिश कर रहे हैं, आप सिंपली ये कहोगे इट इज़ फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस अगर अपॉइंट करने हैं तो कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट जज को ऐसे अपॉइंट किया जा सकता है टेम्परेरी टाइम के लिए। अगर हाई कोर्ट में करना हो तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में आपने किया अंडर आर्टिकल 127। अब अगर हाई कोर्ट में करना है तो उसके लिए होता है आर्टिकल 224। 224 ये कहता है कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर देंगे। कोई भी इंसान जो कि हाई कोर्ट में जज बनने के लायक है, क्वालिफाइड है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एडिशनल जज। काम ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा जजेस चाहिए तो एडिशनल जज अपने अपॉइंट कर दिया, लेकिन मैक्सिमम 2 साल के लिए ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में मान लो कोई जज एब्सेंट है या वो चीफ जस्टिस की तरह एक्ट कर रहा है, किसी भी वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वॉट एवर द रीज़न, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट समवन जो कि क्वालिफाइड है। दैट पर्सन विल एक्ट लाइक अ जज। तो पहले क्या था, केस लोड ज़्यादा था तो आपने एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया। यहाँ पे आपने कहा कि कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, हाई कोर्ट का जज अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई बंदा चाहिए जो उसकी तरह एक्टिंग करे, तो आपने यहाँ पे ला दिया एक्टिंग जज। तो यहाँ पे दोनों ही एडिशनल और एक्टिंग जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 62 ईयर्स तक की एज के लिए उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब एक आया आर्टिकल 224A, ये कहता है कि आप रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को भी वापस ला सकते हो हाई कोर्ट में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अगर आपके पास केसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो तीनों केस में अलग अलग चीज़ें हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट, लेकिन अगर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस। यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली की वजह से, दिल्ली वाले केस की वजह से न्यूज़ में था ये वाली चीज़, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कॉलोनियल टाइम्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स या फिर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहते थे। 1947 में इन जगहों को, इन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को पार्ट सी एंड पार्ट डी में डाला गया एंड 1956 के 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इनको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। उसके बाद धीरे धीरे कई सारी यूनियन टेरिटरीज, ये कई सारी यूनियन टेरिटरीज बनती गई स्टेट में, जैसे MMT, मेक माई ट्रिप, HPAP गोवा। मेक माई ट्रिप मतलब MMT एंड HP हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। MMT मीन्स मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो बेसिकली ये वो जगह हैं, वो स्टेट्स हैं जो कि पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करानी है, हिमाचल प्रदेश घूमने जाओगे, गोवा घूमने जाओगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, राइट। 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी थी। नहीं, दिल्ली तो पहले से यूनियन टेरिटरी है। उस अमेंडमेंट से दिल्ली को असेंबली मिल गई, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, और जब असेंबली मिली तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मिलेगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 69th अमेंडमेंट आर्टिकल 239AA दिल्ली के लिए। अब कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट क्या है कि पार्लियामेंट ने एक नया कानून लाई है, NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि दिल्ली की जो सरकार है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो प्रैक्टिकल बेसिस के लिए वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि इसने कहा कि असेंबली अगर कोई कमेटी बनाना चाहती है, दिल्ली की असेंबली को एक कमेटी बनाना चाहे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या इंक्वायरी के लिए, तो नहीं बना सकती, उसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं बना सकती वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को हमने MLAs को चुना, MLAs से सरकार बनी एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को कुछ भी एक्शन लेना है तो नहीं ले सकता, उसको एक्शन लेने से पहले LG से परमिशन लेनी पड़ेगी। सर हम ये काम करना चाहते हैं, कर लें क्या? और कानून में खुद में लिखा है कि अगर दिल्ली सरकार की बात हो रही है तो सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा कानून में लिखा है। अब पॉइंट ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि दिल्ली के पास जब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक स्टेट लिस्ट भी हमारे पास, तो फिर दिल्ली अपने कानून खुद बनाएगी ना। पार्लियामेंट कैसे बना सकती है? दिल्ली में कोई प्रेसिडेंट रूल थोड़ा ना लगा हुआ है, एक्चुअली बना सकती है। इस बात का ध्यान रखो कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, इन तीनों के पास अपनी असेंबली है। किस चीज़ के लिए? भाई 3 लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो इन असेंबली का काम क्या होता है? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए वो बनाना लॉज, है ना। लेकिन यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लिए भी लॉ बना सकती है। आज उत्तर प्रदेश है, क्या देश की पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा कानून बना सकती है जो उसकी स्टेट लिस्ट में है? नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बना सकती। लेकिन यूटीज़, चाहे वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी हो, इनके लिए कभी भी पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना आता हो। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, दिल्ली की असेंबली 3 चीज़ों पर लॉ नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये तीनों चीज़ें हमेशा स्टेट लिस्ट में होती हैं, बट दिल्ली इन पे लॉ नहीं बना सकती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की असेंबली पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे लॉ नहीं बना सकती। पुडुचेरी की असेंबली हर चीज़ें बना सकती है, कोई भी चीज़ स्टेट लिस्ट में लिखी है उस पर लॉ बना सकती है। एक और बात ध्यान रखो कि गवर्नर इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, गवर्नर कोई प्रेसिडेंट का एजेंट नहीं है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही इज़ एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यूटी का जो भी हेड होगा, ही इज़ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखना है कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब इंडिया में कितनी यूटीज़ हैं? 8 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख भी यूटीज़ बन चुकी हैं। 2 यूटीज़ हैं जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट्स हैं। वो हैं, एक तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है। असेंबली सिर्फ 3 के पास है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर।
और इनके हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट। एक सेंटेंस कई बार पढ़ते हो कि प्रेसिडेंट कैन मेक अ रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ, तो वो ये वाली टेरिटरीज हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा मतलब ये है कि पर्सनल लॉज के लिए एक सिंगल कानून होना चाहिए। ये नहीं कि हिंदूज के लिए अलग पर्सनल लॉज बने हुए हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग बने हुए हैं, सबके लिए सेम पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? हाँ, इसका मेंशन है। डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, दैट्स इट। हालांकि लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज़ नीदर फिजिबल नॉट डिज़ायरेबल। क्यों? बहुत सारी रीजंस हैं, वो प्रीलिम्स के लिए मैटर नहीं करते। बट अब इतना समझ लो कि इंडिया में, एक बात ध्यान रखो, ये इंडिया में क्रिमिनल मैटर्स तक के लिए या फिर बाकी सिविल मैटर्स के लिए भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लॉज बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर जब हमारे देश में क्रिमिनल मैटर्स और सिविल मैटर्स के लिए ही यूनिफॉर्म लॉज नहीं है, तो आप क्यों इतना वो कर रहे हो कि पर्सनल लॉज के लिए यूनिफॉर्मिटी जरूर होनी चाहिए? पहले इसमें यूनिफॉर्मिटी ले आओ। क्रिमिनल मैटर तो बहुत सीरियस चीज़ें होती है, पहले उनमें यूनिफॉर्मिटी लेके आओ। वाई रश फॉर पर्सनल लॉज? पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए हैं, इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाती भी है तो भी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें नए नए लॉज लेके आ जाएंगी, राइट। एंड क्या इंडिया में पर्सनल लॉज सिर्फ हिंदूज के लिए कोडिफाइड है? नहीं, बाकियों के लिए भी हैं। जैसे मुस्लिम विमेन के लिए 2019 में लॉ आया था, वो भी पर्सनल मैटर्स के लिए उनके, राइट। क्रिश्चियंस के लिए लॉ है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, कॉलोनियल टाइम्स का है बट आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। पारसीज के लिए अलग अलग लॉ है, मैरिज एंड डाइवोर्स का। तो अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। लेकिन इनमें मैं बताया कि बहुत सारी नॉन यूनिफॉर्मिटी है। जैसे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 इस समय इंडिया में सभी क्रिश्चियंस पर लागू है, लेकिन गोवा में लागू नहीं है। गोवा में क्रिश्चियंस रहते हैं बहुत सारे, लेकिन लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि गोवा में अपना एक सिविल कोड है विच इज़ पोर्चुगीज़ सिविल कोड 1867। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है कि ये लॉ बहुत ही बढ़िया लॉ है, इट इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल कानून है जो सभी गोवंस पे एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। तो बढ़िया चीज़ है ये। लेकिन हेडलाइंस डिफरेंट होती हैं, फाइन प्रिंट डिफरेंट होता है। जैसे कि इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू मैन को एक अलग से प्रिविलेज दिया गया है। वो क्या प्रिविलेज है? कि अगर हिंदू मैन, एक हिंदू आदमी की वाइफ 25 साल तक, 25 साल की एज तक, जब उसकी वाइफ की 25 से एज हो जाए तब तक उसका बेबी बॉर्न नहीं हो पाता है, या 30 साल की उम्र तक वो कोई लड़के को जन्म नहीं देती है, तो उस केस में हिंदू आदमी बाइगेमी कर सकता है, ठीक है। तो फिर कहने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है नाम के लिए, बट एक्चुअली ये यूसीसी है नहीं। आईपीसी सेक्शन 124A में सेडिशन लॉ दिया हुआ है जो ये कहता है कि डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो सेडिशन देश के खिलाफ नहीं होता, सरकार के खिलाफ होता है। इसको ब्रिटिशर्स लाए थे डिसेंट को टैकल करने के लिए। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिपेंडेंस के साथ इंडिया ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, और डेमोक्रेसी का तो बेसिक फीचर होता है डिसेंट। अगर डिसेंट अलाउड नहीं है तो इलेक्शन करवा ही क्यों रहे हो फिर, राइट। तो डिसेंट तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है डेमोक्रेसी में, वरना आपको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, खर्चे बचाओ अपने। तो स्टिल हम इसको हमने हटाया नहीं, आज भी ये एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखो कि सेडिशन सरकार के खिलाफ होता है और ट्रीजन देश के खिलाफ होता है, दोनों चीज़ों को मिक्स मत करो। सेडिशन लॉ को 1837 में मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था। आईपीसी 1960 में बना बट उसमें सेडिशन नहीं डाला गया। 1870 में आईपीसी में सेडिशन को ऐड किया गया था सेक्शन 124A में। ये किसने कहा था कि सेडिशन मेरा धर्म बन गया है? गांधी ने कहा था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। जब किसी के ऊपर सेडिशन का केस चल रहा होता है तो सेडिशन का केस इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद, लाइफ प्रिजनमेंट। एंड जब ट्रायल चल रहा होगा तो आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा सरकार को, एंड आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। फेमस सेडिशन केसेस
सबसे पहला ट्रायल हुआ था जोगेंद्र चंद्र बोस का, जो कि बंगोभाषी न्यूज़पेपर के एडिटर थे। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया था, तो सरकार ने उनके खिलाफ सेडिशन का केस चला दिया था। हालांकि वो बाइज्जत बरी हो गए थे। बाद में कई लोगों पे केस चले थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक पे 1897 में, तब तो बच गए थे वो, लेकिन 1909 में जब केस चला तो उनको सज़ा हो गई थी। फिर 1916 में फिर से चला था। गांधी को 1922 में सेडिशन के लिए 6 साल की सज़ा हुई थी, बट उनकी बिगड़ती हालत की वजह से 2 साल बाद ही उनको छोड़ दिया गया था। ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट के ऊपर सेडिशन के केस चले थे एंड वो जेल में गए थे। बेसिकली होता यह था कि कोई भी अगर कोई आर्टिकल पब्लिश करता था सरकार के खिलाफ, तो उसको सरकार फिर बढ़िया से टैकल करती थी। अब जैसे क्वेश्चन ये आ चुका है, एक्चुअली 1917 वाला क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में शायद आया था कि सेडिशन कमेटी क्या थी। रॉलेट कमेटी एक सेडिशन कमेटी थी, तो कंफ्यूज मत हो जाना दोनों चीज़ों में, सेम ही चीज़ है, ठीक है। रॉलेट कमेटी कह लो या सेडिशन कमेटी कह लो, एक ही चीज़ की बात हो रही है। इसको ब्रिटिशर्स ने 1917 में अपॉइंट किया था टू इवेल्युएट पॉलिटिकल टेररिज्म, ठीक। 1919 में इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे सरकार एक नया कानून लाई थी, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसको आप रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हो। न्यूज़पेपर्स ने कहा कि इस कानून के तहत देयर इज़ नो राइट टू दलील वकील अपील, राइट। ये कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का ही एक्सटेंशन था। इसमें सरकार को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था कि वो प्रेस को सप्रेस कर सके। कोई भी एक्टिविस्ट को सरकार बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है, बिना किसी वारंट के। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये होता है बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे देश की इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को खतरा हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती है। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी होगी डेथ पेनल्टी, और ये सिर्फ इंडियंस नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी इस एक्ट के अंदर हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और वो क्राइम चाहे हमारे देश में हुआ हो या किसी फॉरेन लैंड पे हुआ हो। 2019 में सरकार ने इसको अमेंड किया, और सरकार ने कहा कि अब सरकार बिना किसी कानून के सिंपली एक नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकती है। उसका ट्रायल शुरू होने से पहले ही, कोई सबूत हो ना हो, ट्रायल शुरू हुआ ना हुआ फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार जिसको चाहे अब टेररिस्ट ऑफिशियली घोषित कर सकती है। 2005 में काफ़ी डिमांड आई थी कि इंडिया को भी डुअल सिटीजनशिप शुरू कर देनी चाहिए। इंडिया ने डुअल सिटीजनशिप तो शुरू नहीं करी, बट हमने ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये कंसेप्ट शुरू कर दिया। कैसे? हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया, और हमने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियंस नहीं हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के लिए हैं, और इंडियन ओरिजिन के हैं। जैसे 1950 में जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मे बी वो उस टाइम सिटीज़न थे, ठीक है, या उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे या उनके स्पाउसेस, ठीक है ना, तो वो सब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। हम उनको OCI कार्ड्स इशू कर देंगे। हालांकि कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आज कोई USA का सिटीज़न है या इंग्लैंड का कोई सिटीज़न है UK का, ठीक है, और उसका अगर इंडियन ओरिजिन है, ये कंडीशन मीट हो रही है, तो हम उसको OCI सिटीजनशिप दे देंगे। तब OCI सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं कि हमने उसको सिटीज़न बना दिया इंडिया का। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने उसको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए हैं। जैसे हमने उसको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दे दिया। भाई जो NRIs होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो तो इंडियन है ना, इंडियन है तो उनको इंडिया आने के लिए वीज़ा तो चाहिए नहीं। लेकिन OCI कहने के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन वो नहीं है, सिटीज़न नहीं है OCI, तो उनको इंडिया आने के लिए वीज़ा चाहिए। तो सरकार ने उनको दे दिया है लाइफ लॉन्ग वीज़ा, जितनी मर्जी बार जब चाहें इंडिया वो आते रहें। इनके राइट्स क्या होते हैं? देखो, फंडामेंटल राइट तो वही होंगे जो एलियंस के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिटीज़न तो है नहीं ये, तो फंडामेंटल राइट्स तो वही होंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के जो नॉर्मल बाकी राइट्स होते हैं, वो आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जैसे भाई सिटीज़न नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, ये तो बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी बात, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। NRIs इंडियन होते हैं, NRIs इंडियन होते हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन OCI नहीं खरीद सकते, ठीक है। लेकिन NRIs जैसे कई फैसिलिटीज़ OCIs को होती हैं। जैसे अगर कोई OCI है, मान लो कोई US का सिटीज़न है, वो चाहे मैं कि इंडिया में आके CA कर लूँ या इंडिया में आके लॉयर बन जाऊँ, इंडिया में आके डॉक्टर बन जाऊँ,
तो वो पढ़ सकता है, ठीक है, वो इंडिया में आके पढ़ाई वढ़ाई करेगा बढ़िया से एंड इंडिया में आके ये प्रोफेशन शुरू कर सकता है, ठीक है, ये अलाउ होता है OCIs को, ऑल्दो दे आर नॉट सिटीजन्स। हालांकि वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जैसे कोई मिशनरी एक्टिविटी, तबलीग एक्टिविटी, जर्नलिज्म, माउंटेनियरिंग, इस तरह की चीज़ें। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि एलियंस के पास नहीं होते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि ये राइट्स एलियंस को नहीं देंगे। एलियन मतलब ये समझ लो जो भी बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं है, कल को अगर आप हो, आपको सरकार कहते हैं कि यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव, तो ये राइट्स आपके हाथ से चले जाएंगे। कौन कौन से राइट? पहला वाला राइट आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे फिर आप। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मूवमेंट, प्रोफेशन, रेजिडेंस, ठीक है, एसोसिएशन, हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी आपके इफ़ यू आर डिक्लेयर्ड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आपको ध्यान के रखना है बेसिकली, अगर यूपी से आसान से क्वेश्चन पूछे कि एनआरआईज और ओसीआई में डिफरेंस क्या होता है, एनआरआई इंडियंस होते हैं, ओसीआई इंडियन नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आर्टिकल्स 1 से 4 तक, पार्ट 2 है आर्टिकल 5 से 11 तक। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है एंड पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ उस टाइम कौन कौन सिटीज़न था इंडिया का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद सिटीजनशिप को मैनेज करने के लिए कोई कानून अगर बनाना है तो वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है पार्लियामेंट को, और इसीलिए पार्लियामेंट 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाई थी, ठीक है। सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे होती है? एक्वायर कर सकते हो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई और टेरिटरी थी, वहाँ पे इंडिया ने कब्जा कर लिया सपोज, तो वहाँ के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप हम दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन, 11 साल तक इंडिया में रह रहे हो तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बस डिटेल जरूरी नहीं है इनकी, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी नहीं मिल सकती है। कई लोगों को गलतफहमी होती है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ गया एंड वो 11 साल तक रह लिया तो उसके बाद तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है ना, नेचुरलाइजेशन से। गलत, टोटली गलत। एज लॉन्ग एज ही इज़ इलीगल, ठीक है, चाहे वो 100 साल तक रह ले, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है? रिनंसिएशन, आप खुद ही दे दो। टर्मिनेशन, किसी और की आपने एक्वायर कर ली सिटीजनशिप। या डिप्रीविएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे सॉरी आप सिटीजन नहीं हो इंडिया के। CAA 2019 के बारे में आपने जो भी न्यूज़पेपर या मीडिया वगैरह में पढ़ा है उन सबको भूल जाओ। IAS बनने जा रहे हो तो जो कानून में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसके बेसिस पे अपने आंसर मार्क करना, ठीक है। तो ये कानून में लिखा है प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन, तो यहाँ पे परसिक्यूटेड पीपल्स की बात नहीं हो रही है, पहली बात ये। दूसरी बात, रिलीजन्स का नाम पता होना चाहिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, दैट इज़ HSC BJP। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दैट इज़ बाप कंट्रीज़, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे याद कर लो, ठीक है। वहाँ के लोग जो इस रिलीजन के हैं और इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए। जैसे भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई थी ना कि यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि अफगानिस्तान से लोग इंडिया में आए हैं तो उनको फ़ायदा होगा इस कानून से, वो टोटली गलत है, क्योंकि इस कानून में साफ साफ लिखा है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तारीख से पहले 2014 से पहले इंडिया में आ चुके थे, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, इनको ध्यान रखना वरना आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तीसरी बात आपको समझा चुका हूँ पहले कि इलीगल माइग्रेंट्स चाहे 100 साल तक इंडिया में रह लें उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो लोग इन धर्मों के हैं, इस देश से, इन देशों से हमारे देश में 2014 से पहले आ गए, वो इलीगल हैं, लेकिन हम उनको इलीगल नहीं मानेंगे। कोई अगर इलीगल माइग्रेंट है, वो 100 साल तक इंडिया में रह ले, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप देने के लिए आपको पहले उसको लीगल माइग्रेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको सिटीजनशिप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कानून किसी बंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसको इलीगल से लीगल घोषित करेगा एंड फिर उसको सिटीजनशिप देगा। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा,
आपकी एनसीईआरटी में भी रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ चुका है 2018 में कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो पहले देख लो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी कहता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। ये बंदा है कोई बड़ा फिल्म स्टार, इसके बेटे ने कुछ कांड कर दिया तो ही शुड बी सब्जेक्टेड टू द लॉ। ये एक मंत्री है, मंत्री के बेटे ने कुछ कांड कर दिया, देन ही शुड बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। अगर आप इन लोगों को सेम लॉ के अंतर्गत नहीं रखोगे, किसी में कुछ पार्शियलिटी दिखाओगे, तो क्या होगा? डेमोक्रेसी विल गिव वे टू डिक्टेटरशिप। ठीक है, डेमोक्रेसी आपको लगेगा डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, बट वो धीरे धीरे अपने आप डिक्टेटरशिप बन जाएगी। एंड ऐसा करने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना आए। इनमें डिफरेंस क्या होता है? रूल ऑफ मैन, रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ही मस्त बंदा है, ठीक है। ये अगर हमारे देश पर राज करेगा ना, तो बस इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। तो इसको इलेक्ट कर रहे हैं और अगले 5 साल तक इस बंदे को पूरी फ्रीडम दे दी, भैया तू जो मर्जी कर देश के साथ। ठीक है, हमें लगता है ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तानाशाही होती है। इसको कहते हैं रूल ऑफ मैन। वो अपने हिसाब से जो मर्जी करेगा। तो आपने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, तो वो बंदा कहेगा कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, मैं ना कानून बनाऊंगा और कानून के हिसाब से काम करूंगा। तो इस बंदे ने पार्लियामेंट में कुछ कानून बनाए एंड कानूनों का इस्तेमाल किया, इसने कानूनों को यूज़ किया आपको रूल करने के लिए। दिस इज़ रूल बाय लॉ। इसने कानून की मदद ली आपके ऊपर रूल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाजी जर्मनी में या साउथ अफ्रीका में कानून की मदद ली गई थी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। यहाँ पे कानून का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पावर का मिसयूज़ करने के लिए, अपनी इलेजिटिमेट आइडियोलॉजी को लीगल सैंक्टिटी देने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रूल बाय लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कि जो कानून आपने बनाया है वो एकदम सबके लिए इक्वल होना चाहिए, लोगों की लिबर्टी पे उस पर कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इस बंदे के ऊपर भी ये कानून अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये कानून बनाने वाला कोई राजा नहीं है, ये भी आप ही की तरह आम आदमी है। ये कानून जितना आपके ऊपर एप्लीकेबल है एग्जैक्टली उसी तरह इस बंदे के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, रूलर हैज़ लिमिटेड पावर्स एंड जो कानून है उनमें हर इंसान के लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वालिटी और लिबर्टी होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब देखो 2018 का क्वेश्चन। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लिमिटेशन ऑफ पावर। हाँ, इस बंदे की पावर पर हमने लिमिटेशन लगा दी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल जो लॉ हमारे लिए वही लॉ इसके लिए है। लिबर्टी एंड सिविल राइट, बिल्कुल अगर ये बंदा 100% सीट इसके पास है तभी कोई उल्टा सीधा लॉ बनाता है जिससे आपकी इक्वालिटी या आपकी लिबर्टी पे कुछ हानि पहुंचती है, तो दैट इज़ नॉट रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो लिबर्टी या सिविल राइट्स पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। थर्ड में क्या लिखा है? पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इंडिया ने रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट कहाँ से बोरो किया? ब्रिटेन से। देखो, राइट टू प्रिवेसी में ये होता है कि आप अपना डेटा अपने पास रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते आपको कोई डेटा पब्लिक हो, दैट इज़ राइट टू प्रिवेसी। लेकिन एक होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। आपने कहा कि ऑलरेडी मेरा जो डेटा इंटरनेट पे है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे वाले में न्यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है ना, कोई गूगल सर्च करे मेरे में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी लोगों को, तो वो चीज़ें इंटरनेट से हट जाएँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से डिलीट कर दी जाए, दैट इज़ राइट टू बी फॉरगॉटन। ये राइट इंडिया में नहीं है, यूरोप में है। यूरोप के जीडीपीआर लॉ के अंदर है ये। इंडिया में इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। लोग कोर्ट में जाते हैं एंड कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द केस ऑर्डर दे देता है कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स इस बंदे से रिलेटेड इंटरनेट से हटा दिए जाएँ। 2018 में जो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा था उसमें मेंशन था इसका चैप्टर 5 में राइट टू बी फॉरगॉटन का, बट वो लॉ बन नहीं पाया। सिटीज़न चार्टर, आप किसी सरकारी दफ्तर या सरकारी एजेंसी या पीएसयू वगैरह में गए एंड वहाँ पे आपको कुछ काम करवाना है, तो हर पीएसयू या हर सरकारी दफ्तर में एक सिटीज़न चार्टर होना चाहिए। एक पीस ऑफ पेपर है जिस पे ये लिखा होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, उस सर्विस के कुछ स्टैंडर्ड्स, कि अगर आप लेटर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका काम कितने दिनों में हो जाएगा, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, टाइम, क्वालिटी एट्सेट्रा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप किसको कंप्लेन करोगे, राइट। एंड हम आपसे क्या चाहते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स हमें टाइमली इस फॉर्म में सबमिट करने हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट होता है इसको बोलते हैं सिटीज़न चार्टर। ये कंसेप्ट 1990s में डेवलप हुआ था यूके में। इंडिया ने इसको 1997 में अडॉप्ट किया था एंड इसकी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी थी DARPG की, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, तो इसके कॉम्पोनेंट्स आपको समझ में आ गए। क्या ये लीगली एनफोर्सेबल है? नहीं, सरकार कोशिश कर रही थी 2011 में इसको लीगल एनफोर्समेंट देने की, बट इसको वो चीज़ मिल नहीं पाई। 2014 में वो बिल लैप्स हो गया एंड उसके बाद दोबारा सरकार इसको लाई नहीं है। सिटीजन चार्टर का मेन मकसद क्या है कि लोगों को अच्छी सर्विस मिले। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक्सेलेंस पाने के लिए सिटीजन चार्टर का यूज़ होता है। और इसके साथ और 2-3 चीज़ें हैं जिनको मिला के सरकार की कोशिश रहती है कि लोगों को पब्लिक सर्विस बढ़िया से मिले एंड इस पूरे मॉडल को कहते हैं सेवोत्तम मॉडल। तो मेंस के लिए बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है ये। प्रीलिम्स के लिए बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 2-3 चीज़ें। इसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, और सेवोत्तम मॉडल किस चीज़ से रिलेटेड है। रिवर वाटर के कुछ कॉम्पोनेंट्स स्टेट लिस्ट में हैं, जैसे इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, वाटर स्टोरेज एंड और भी चीज़ें। लेकिन रिवर्स इंटरस्टेट होती हैं, जैसे इंडिया की 12 सबसे बड़ी नदियों में से 9 इंटरस्टेट हैं, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट तो होंगे ही। तो ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए इंटरस्टेट रिवर्स का कुछ कंपोनेंट यूनियन लिस्ट में है। कितना कंपोनेंट वो पार्लियामेंट तय करती है। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी नदी है, 5-6 स्टेट्स होकर गुजर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी नदी ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गई। उसका मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत हो उस नदी में कानून बनाने की, उतना कानून सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है। तो आर्टिकल 262 ये कहता है कि पार्लियामेंट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए कानून बना सकती है। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि रिवर वाटर डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होंगे, एंड उसके लिए पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडजुडिकेशन इसमें रोक सकती है। और पार्लियामेंट ने इन पावर्स का यूज़ करते हुए 2 कानून बनाए थे 1956 में। एक था रिवर बोर्ड्स एक्ट, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी इंटरस्टेट रिवर वाटर्स के कंट्रोल को। लेकिन सरकार ने कानून तो बना दिया, बट आज तक कभी कोई ऐसा बोर्ड बनाया नहीं। दूसरा कानून था इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। इसके तहत सरकार क्या करती है, ट्राइब्यूनल्स बनाती है। जब कोई डिस्प्यूट होता है किन्हीं 2-3 स्टेट्स के बीच में पानी को लेके, तो सरकार उसके लिए स्पेसिफिकली ट्राइब्यूनल बना देती है। और इस कानून में ये भी लिखा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। हालांकि प्रैक्टिकली होता ये है कि जब कोई स्टेट ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत। अब आपको कुछ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे अगर आपको कावेरी नदी का मैप पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें कौन कौन से स्टेट्स को डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे पेरियार है, पेरियार में डिस्प्यूट होगा तमिलनाडु, केरला को। ठीक है, तो रिवर का जो मैप दिया था आपको, एक बार उसको अच्छे से देख लेना। लैंग्वेजेस के बारे में हम पहले ही पेज नंबर 9 और 10 पे पढ़ चुके हैं। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ये कहता है कि हायर एजुकेशन की जो भी किताबें हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई बच्चे रीजनल लैंग्वेज में कर सकें। रिसेंटली डिमांड आई थी कि टुलू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो टुलू लैंग्वेज करीब 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है। 2011 सेंसस के हिसाब से 18 लाख लोग इसको बोलते हैं। इसको बेसिकली बोला जाता है कर्नाटका के साउथ और केरला के नॉर्दर्न रीजन में। अगर इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया तो उससे साहित्य अकेडमी से इसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। MLAs MP लेजिस्लेचर में टुलू लैंग्वेज का यूज़ कर पाएंगे, बच्चे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे इस लैंग्वेज में, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी प्रमोशन के लिए स्पेशल फंड्स मिल जाएंगे। यूलू प्रोक्लेमेशन 2018 यूनेस्को का था चाइना में, टू प्रमोट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 से आया था। इसको तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बाकी जगहों पे भी वेरियस डिग्रीज तक ही इम्प्लीमेंट किया गया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बेसिकली ये कहता है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के स्टेट्स, वहाँ पे बच्चों को स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है। और ऐसे ही जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे बच्चों को हिंदी इंग्लिश के साथ में कोई और लैंग्वेज भी पढ़ानी चाहिए, एंड दैट लैंग्वेज शुड प्रेफरेबली बी एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज। हालांकि प्रैक्टिकली इसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होता नहीं है।
तो ध्यान आपको रखना है कि इंडिया में आज तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हैं। पहली आई थी कोठारी कमीशन के बेसिस पे 1968 में, दूसरी 68 का उल्टा कर दो 86, और तीसरी पिछले साल 2020 में आई थी। ध्यान रखो जो एजुकेशन है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से कुछ चीज़ों को हम स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ले आए थे, जैसे एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड कोर्ट्स। लेकिन कोर्ट्स में हमने फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट बन गया एंड इसको DPSPs में भी इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल 43B, एंड साथ में पार्ट 9B भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया बाय द नेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ हिस्सों को हटा दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोऑपरेटिव्स तो स्टेट सब्जेक्ट है, और आपने कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट और आपने रेटिफाई करवाया नहीं बाय द 50% ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी एप्लीकेबल हैं, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मल्टी स्टेट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई है, दैट वर्क्स अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। तो वो तो स्टेट सब्जेक्ट में नहीं आएगा ना, ठीक है, तो उस पर काम चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कुछ हिस्सों को उसके हटाया है। आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये कि 97th अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ हुई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जनरली ब्रॉडली पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखती थी, लेकिन अब उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो फ्लोर टेस्ट होता है ना, फ्लोर टेस्ट दो रीज़न की वजह से हो सकता है। या तो अपोजिशन वाले कहें कि हमें सरकार में भरोसा नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, या सरकार खुद कहेगी कि वी वांट टू प्रूव आवर मेजॉरिटी, जैसे जब नई सरकार बनती है कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है। तो दो तरह से फ्लोर टेस्ट हो सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो तो ध्यान रखो कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, इट इज़ रिटन इन द रूल्स ऑफ द हाउस, एंड उसके लिए एटलीस्ट 50 MPs साइन करके देंगे कि हाँ भाई हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए, तब वो मोशन एडमिट होता है एंड उसके बाद उस पर बहस होती है, वोटिंग वगैरह होती है। आर्टिकल 75 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो आपकी सरकार गिरेगी, सब मंत्री एक साथ रिजाइन होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ ही मंत्री रिजाइन करेंगे। फिर पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था बाय JB कृपलानी इन 1963। सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाए गए थे अगेंस्ट इंदिरा गांधी, एंड नंबर 2 पे कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 बेसिकली कंपाइलेशन है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह हैं फ्लैग के बारे में। तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि फ्लैग का डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग को फहराना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, सरकार के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। 1971 में एक एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। दिस इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये कहता है कि नेशनल फ्लैग को आपको किसी फॉर्म में लिपटाना नहीं है। जैसे अगर कोई मान लो कोई स्टेट फ्यूनरल है या आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री का फ्यूनरल है, उसमें तो ठीक है, फ्लैग को ड्रेप कर सकते हो ऑन द बॉडी, बट बाकी किसी केस में आप इसको ड्रेप नहीं कर सकते। आप किसी को बिल्डिंग के ऊपर, व्हीकल पे या अपने कपड़ों में वेस्ट के नीचे नहीं पहन सकते हो, किसी हैंकी नैपकिन पे झंडा नहीं छाप सकते हो, झंडे के ऊपर कुछ लिख नहीं सकते हो। अगर इस एक्ट के अंदर यू आर फाउंड गिल्टी तो आपको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइटिंग एनी इलेक्शन टू बिकम MLA और MP। फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A, टोटल 11 है ना इसमें, तो उनमें से पहली ड्यूटी ये कहती है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? संस्कृत में, ना कि बंगाली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 में इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, एंड 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, एंड तब हमने नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लैग को तब नहीं किया था, नेशनल फ्लैग तो पहले कर लिया था ना, तो तब हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। एंड वी ऑल्सो इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ रेगुलेटर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है,
एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको रीड कर लेना, इसमें और कुछ नहीं है। ट्राइब्यूनल्स का छोटा सा हिस्ट्री है, बता देता हूँ कि देखो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं बेसिकली, कि हर चीज़ में अगर आप कोर्ट में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एंड दूसरी बात, स्पेशलाइज्ड जस्टिस भी नहीं दे पाते हैं कोर्ट्स। मान लो कोई टैक्सेशन मैटर है तो पहले तो जज को खुद समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है, टैक्सेशन कैसे काम करता है, थोड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एंड स्पीडी जस्टिस के लिए सरकार ट्राइब्यूनल्स बनाती है, जिसमें थोड़े लोग जनरली जुडिशरी से होते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव से नॉमिनेट होते हैं। एंड ट्राइब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस वगैरह जो है उसके लिए कुछ कानून बनाती है हमारे लेजिस्लेचर, ये सब नॉर्मली होता है। अब 2017 से पहले भी यही चीज़ होती थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 जो कि ऑब्वियसली एक मनी बिल था, सरकार ने उसके थ्रू समहाउ ट्राइब्यूनल्स को चेंज करना चाहा, और सरकार ने ये कहा कि जो लीगल प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल्स को मिली हुई है वो सरकार ने ख़त्म कर दी। सरकार ने ये कहा कि अब ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो भी निर्णय लेना होगा टाइम बाय टाइम वो सारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेगी, सरकार खुद लेगी, इसमें कानून का कुछ रोल नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से नाराज़ हो गया ऑब्वियसली, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप रूल्स वगैरह फ्रेम कर रहे हो उन चीज़ों के लिए, दोज आर टोटली वॉइड, आप तरीके से काम करो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिर दोबारा नए रूल्स फ्रेम करे एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी हटा दिया। तो परेशान होके हमारी सरकार 2021 में एक ऑर्डिनेंस ले आई जिसमें यही सारी चीज़ें घुमा फिरा के थी, ठीक है ना, कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही मेनली सारी चीज़ें थी ट्राइब्यूनल के फिर से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब सरकार वही ऑर्डिनेंस को लॉ में कन्वर्ट करके ले आई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इतना कह रहा है भाई हम नाराज़ हैं और उससे ज़्यादा क्या ही बोले हैं, ठीक है। एंड वैकेंसीज बहुत है ट्राइब्यूनल में, उनको पूरी कर दो। दूसरा इशू ये भी होता है कि ट्राइब्यूनल्स में जनरली केसेस जाते हैं सरकार के खिलाफ। अगर आप हो और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाए तो जनरली आप जाओगे कोर्ट में, लेकिन अगर आपकी सरकार से लड़ाई हो जाए तो आप जनरली जाओगे ट्राइब्यूनल में। एंड उसी ट्राइब्यूनल को जिसमें आप सरकार को घसीट के ले जा रहे हो, उसको उसका पूरा कंट्रोल 100% अब सरकार के हाथ में अगर आ जाए तो ट्राइब्यूनल क्या ही काम करेगा फिर। तो दैट इज़ अ लॉजिक हियर। तो ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशल बॉडीज़, स्पीडी और स्पेशलाइज्ड जस्टिस के लिए होती हैं। वो लाइन बाय लाइन कानून को फॉलो नहीं करती हैं, वो नेचुरल जस्टिस पे काम करती हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि आप आसानी से वो उनको एक्सेस कर पाओ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल्स का कोई सिस्टम नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हम ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट लाए थे। पार्लियामेंट को हमने काफ़ी पावर्स दी थी, एंड इसी पावर का यूज़ करते हुए 1985 में पार्लियामेंट लाई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। तो आपको ध्यान क्या रखना है प्रीलिम्स के लिए कि 42nd अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल्स इंसर्ट करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, 323A 323B। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए 323A है। यानी कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई केस करना चाहता है तो वो कोर्ट में नहीं जाएगा। वो अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैट में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैट में जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली जा सकते हो, दैट्स एन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कोई हायरार्की नहीं होती कि अगर कैट या सैट ने आपकी बात नहीं मानी, मान लो सैट ने आपकी बात नहीं मानी तो आप कैट में चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग है टोटली। सैट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, कैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। सैट में केस हारने से आप कैट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया पब्लिक सर्विस मैटर्स के बारे में, नौकरी के बारे में। बाकी मैटर्स के लिए भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन के लिए, टेनेंसी के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए होते हैं ट्राइब्यूनल्स। तो उनके लिए अलग से कानून बनता है, एंड उनको स्टैब्लिश या तो पार्लियामेंट करेगी या स्टेट लेजिस्लेचर उनको स्टैब्लिश करेगा। उसमें हायरार्की होती है कि अगर ये ट्राइब्यूनल इसके निर्णय से फैसले से खुश नहीं हो तो एक एपीलेट ट्राइब्यूनल होगा ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे हायरार्की चलती है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब कि आप सीधा वहाँ पे जा सकते हो, जैसे पब्लिक सर्विस मैटर है तो सीधा वहाँ पे जाओ। एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई केस ऐसा बन रहा है तो आप सीधा कोर्ट में भी जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। तो वो होती है ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव। कैट और सैट के मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अगर कैट के निर्णय से आप खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे। और सैट सभी स्टेट्स में नहीं है। 2009 का क्वेश्चन देखो, कैट को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम नहीं किया गया था, 1985 में स्टैब्लिश किया गया था कैट को। और कैट के मेंबर्स कुछ जुडिशरी से होते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव से होते हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग,
जैसे मान लो पिछले साल हमारा हेल्थ का बजट था लेटस से 2 लाख करोड़ रुपए, एज्यूम कर लो कुछ भी, हेल्थ का बजट था 2 लाख करोड़ रुपए सपोज। आपने कहा भी इस साल हमने कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह नए खोले हैं, डॉक्टर्स वगैरह की सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ी है, तो पिछले साल के मुकाबले बजट को 10% इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज़ नॉट जीरो बेस। ठीक है, ये तो आपने पिछले साल को आधार बनाते हुए इंक्रीमेंट किया है या डिक्रीमेंट किया है। जीरो बेस में आप बिल्कुल जीरो से देखोगे कि हमारा बजट है हेल्थ के लिए जीरो। अब देखो हमारे क्या क्या खर्चे हैं, हमारे पास 10 हॉस्पिटल हैं और इतने डॉक्टर्स हैं, इतना ये है इतना वो है, सबके खर्चे ऐड करो तो जो भी फिगर है वो आपकी फिगर है पर्टिकुलर। तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो बेस। इसमें आपको मतलब नहीं पड़ता कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ, आप सब कुछ एकदम फ्रेश तरीके से देखते हो। आउटकम बेस्ड बजटिंग एक तरीका होता है कि हमने हेल्थ पे 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हमने एजुकेशन पे 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आउटकम क्या निकला, लिटरेसी रेट कितना बढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ी, तो आउटकम क्या निकला, आप आउटकम पे ध्यान दो। तो 2005-6 में हमने ये चीज़ शुरू करी थी कि हम ये देखेंगे कि हमारा उन जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उससे फ़ायदा भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना फ़ायदा हो रहा है, ये आपको मेजर करना पड़ेगा। ये 2005 से चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज आउटकम बेस्ड बजटिंग। जेंडर बजटिंग भी हमने 2005 और 6 से शुरू करी थी। इसमें सरकार ये काउंट करती है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स पे कितना पैसा खर्च कर रही हैं। ये जनरली हर साल 5% ऑफ द टोटल बजट रहता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, देखो जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके बारे में हम पहले ही पेज नंबर 45 पे देख चुके हैं, टेबल फॉर्म में देख लिया था। ठीक है, बाकी जो स्टेट वाले होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंड उनकी कंडीशंस भी गवर्नर ही डिटरमाइन करते हैं, लेकिन उनका जो रिमूवल है डैट इज़ एज पर द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स को स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरह अपॉइंट नहीं करना है, वरना वो इम्पार्शली काम नहीं कर पाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 2-3 मिनिस्ट्रीज़ ने किया था, लेकिन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। इसमें बेसिकली ये देखा गया कि अलग अलग कास्ट के बेसिस पे देखा गया कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशनल स्टेटस क्या क्या है लोगों का। लास्ट टाइम इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में किया गया था एंड 1931 के बाद अब 2011 में किया गया था। ये पहला पेपरलेस सेंसस था, सारे काम डिजिटल तरीके से किया गया था। 2017 में सरकार ने डिसाइड किया कि इस डेटा का यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो भी स्कीम्स लॉन्च करते हैं उसका कौन कौन बेनिफिशियरी होना चाहिए, उसके लिए हम सेट डेटा का यूज़ करेंगे, ना कि पॉवर्टी लाइन का। ये निर्णय 2017 में लिया गया था। तुलु नाडु क्या है, बताया था ना कि साउथ कर्नाटका और नॉर्थन केरला में एक रीजन है जहाँ पे तुलु लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो ये उस जगह को तुलु नाडु कहते हैं। कोंगू नाडु क्या है, वेस्टर्न तमिलनाडु के रीजन को कोंगू नाडु कहते हैं। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसमें सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स ओबीसी लिस्ट बना सकती हैं। एक्चुअली पहले से बना सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और 16 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाएंगी, लेकिन सरकार 2018 में कानून एक अमेंडमेंट लाई थी जिसने ये कहा कि एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उस कानून में सरकार ने ये भी लिख दिया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए लिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकालेंगे। तो उसका मतलब ये हो गया एक तरह से कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। तो अब सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू क्लैरिफाई किया एक तरीके से, या कह दो कि अपनी पुरानी गलती को ठीक कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी निकाल सकती हैं। इंडिया में इस समय लगभग 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कोई स्टेट चाहे तो नई डिस्ट्रिक्ट बनाए, उसको एबॉलिश करे, उसका साइज़ चेंज करे, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है। चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के चेंज कर ले, चाहे तो वहाँ की स्टेट असेंबली लॉ बना दे, वो एक ही बात है। जैसे 2021 में पंजाब में मलेरकोटला नाम की नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, 2016 में माजुली नाम की नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी असम में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसने 2000 वाले एक्ट को रिप्लेस किया। 18 साल से छोटे लोग जुवेनाइल होते हैं, लेकिन 2015 वाले एक्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई 16 से 18 साल का बच्चा जिसने कुछ सीरियस ऑफेंस किया है तो वो बच्चा नहीं है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर एडल्ट की तरह उसका ट्रायल होगा। 2021 में कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं, जैसे कि कोई एडॉप्शन का अगर केस होता है जुवेनाइल्स के केस में, तो एडॉप्शन का केस कोर्ट फैसला नहीं लेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाइनली ऑर्डर्स इसमें इशू करेगा, एंड जो भी ऑफेंसेस होंगे वो चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रायल किए जाएंगे। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है
नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 53 इंडिया। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है ना, बस उसी का ऑनलाइन पार्ट है। ऑनलाइन ये जो आईटी रूल्स जितने भी आए हैं उनमें प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। इतना ध्यान रखो कि ये रूल्स आईटी एक्ट 2000 के अंडर आए हैं। इनका मेन फोकस है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए आपके जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी मतलब जैसे फेसबुक, ट्विटर, ठीक है। इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को 180 दिन तक यूज़र्स का डेटा रखना ज़रूर है, ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें। ज़रूरी चीज़ जो एग्ज़ाम में आ सकती है, सिंपली क्वेश्चन आएगा सेफ हार्बर प्रोविजंस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ऑप्शन होगा पोर्ट, सी पोर्ट, ठीक है ना, शिप्स जहाँ पे आते हैं, वो सब नहीं है इसका आंसर। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि भाई जैसे ये हमारा ट्विटर है, फेसबुक है, कुछ भी है, उस पर आपने कोई चीज़ पोस्ट करी एंड वो गलत चीज़ आपने पोस्ट कर दी, तो फेसबुक या ट्विटर की जिम्मेदारी थोड़ना है, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। तो अगर केस बनेगा तो केस आपके ऊपर बनना चाहिए, ट्विटर या फेसबुक के ऊपर नहीं, वो तो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। तो ये रूल्स ये कहते हैं कि अगर ये फेसबुक, ट्विटर सरकार की बात मान रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो इनको मिल जाएगी इम्यूनिटी। उस केस में कोई भी बंदा कोर्ट में नहीं जाएगा कि मैं फेसबुक के खिलाफ केस कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे फलाना बंदे ने ऐसा लिखा था। तो इनको मिल गई इम्यूनिटी, अगर ये सरकार की बात मानेंगे। अगर ये सरकार की बात नहीं मानेंगे तो इनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात ये है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोषी हो गए, अब नाउ दे आर लायबल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल बात है कि इम्यूनिटी है या इम्यूनिटी नहीं है, सिंपल सी बात ये है। इसका ये मतलब मत निकालना कि ये दोषी हो गए। दोषी तो ऑब्वियसली वही बंदा आएगा, जब कोर्ट केस चलेगा तो अल्टीमेटली दोषी तो वही बंदा पाया जाएगा जिसने कोई गलत चीज़ पोस्ट करी है। पब्लिक इंटेंट डेटा, पब्लिक इंटेंट डेटा का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई ऐसा डेटा है जो आप पब्लिक की भलाई के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, मैरिज, बर्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ ये नेशनल सर्वेज होते हैं, सेंसस होता है, ऑल दीज आर पब्लिक सर्विस डेटा, सॉरी पब्लिक इंटेंट डेटा।